हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अपने घरों में मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, पढ़ रहे होंगे अपने जेकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, कंप्यूटर सीरीज़ जो हमारी चल रही है PYQ सीरीज़। और अभी तक हमने 73 क्वेश्चंस किए थे। आगे हम 74 से स्टार्ट करेंगे और 100 प्लस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जितने भी लेक्चर्स मैंने करवाए हैं खासकर कंप्यूटर के, ये सभी के सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कम से कम आप एक बार इनको देख के जाना। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो थोड़े आज ही मैं जो आपका प्रीवियस जो पेपर हुआ था इसका जेकेपी कांस्टेबल का, आई थिंक 2016 में या 17 में हुआ था, उसके भी मैं सॉल्यूशंस आपके लिए लाऊंगा और उसको भी पेपर को हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड, ये वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक सेकंड, व्हाट इज द प्राइमरी करेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो क्या आएगा इसका। इट इज़ ऑलवेज फ्री ऑफ चार्ज। हाँ जी, फ्री ऑफ चार्ज तो होता ही है, लेकिन ये पूरा ऑप्शन ठीक नहीं है। इसका सही ऑप्शन है क्या, बी, जिसमें जो सोर्स कोड होता है, याद रखना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है उसका जो सोर्स कोड होता है वो हमेशा क्या होता है, फ्रीली अवेलेबल, मतलब हमेशा फ्री रहेगा और आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जब आप उसको मॉडिफाई करेंगे तभी तो वो ओपन हो गया ना सभी के लिए, तभी तो वो हो गया। देखो, नाम से पता लग रहा है ओपन सोर्स, सोर्स सोर्स किसको ओपन कर रहा है, सोर्स को। तो यहाँ पे सोर्स कोड हमेशा क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। सोर्स कोड हमेशा क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो यही आपने याद रखना है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड आपका हमेशा फ्री रहेगा और जिसको आप मॉडिफाई कर पाएंगे, तभी तो आपका जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो बार बार मॉडिफाई होता जाता है, क्योंकि कई सारे लोग उसको मॉडिफाई करते जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जो ऑप्शन आएगा, ये मत गलती से कर देना, ना ये है ना ये है ना ये है। इसका जो सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो ये है। ठीक है, बी पार्ट याद रखना, सोर्स कोड ऑलवेज फ्री अवेलेबल और इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। बस ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये पूरा आया नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द डेवलपमेंट ऑफ ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र फायरफॉक्स। हाँ जी, मोजिला फायरफॉक्स, कई बार आपने सुना ना। आप कई बार आपने कंप्यूटर में देखा होगा या साइबर कैफ़े जब भी गए होंगे, वहाँ पे एक एप्लीकेशन होती है जिसमें क्या लिखा होता है, मोजिला फायरफॉक्स, है ना, ऐसे लिखा होता है। तो ये वेब ब्राउज़र है। ठीक है, और ये कौन सी कंपनी ओवरसीज करती है, मोजिला। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, मोजिला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है SQL। ये क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ जी, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। SQL का फुल फॉर्म इन्होंने पूछा हुआ है, जो कि MS एक्सेस में यूज़ होता है। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 77, हाँ जी, PDF फाइल आपने मेरे ख्याल से कब से सुन रहे हो आप PDF फाइल के बारे में, आपको पता ही है। ठीक है ना, अभी आप पढ़ रहे हो जेके SSB के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो बार बार आपने ये PDF के ये PDF आई है, वो PDF आई है, बट इसका फुल फॉर्म भी तो पता होना चाहिए ना। तो उसका फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल, क्या इसका फुल फॉर्म है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये इसका सही आंसर है। ये नहीं है, बी पार्ट नहीं है, सी पार्ट में नहीं है और डी पार्ट मुझे दिख नहीं रहा है, बट ये भी नहीं है सही। इसका आंसर क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आपने देखिए, जो भी फुल फॉर्म्स होती हैं कंप्यूटर में, जो मतलब एब्रीवेशंस होती हैं, वो आपने याद करके जानी है। याद रखना, आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, और अगर पता होगी एब्रीवेशंस तभी आप कर पाओगे, नहीं तो वहाँ पे कोई तुक्का वगैरह कुछ नहीं लगेगा वहाँ पे। ठीक है, तो आपने एब्रीवेशंस करके जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी URL। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। क्या होता है जी URL,
यूआरएल पहले समझ लो कि यूआरएल को क्रिएट किसने किया था, सबसे पहले बनाया किसने था? टिम बर्नर ली ने बनाया था। कब बनाया था? 1991 में बनाया था। ठीक है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी यूआरएल की। टिम बर्नर ने बनाया था, टिम बर्नर ली उसका पूरा नाम था। और कब बनाया था? 1991 में बनाया था। ठीक है, और ये यूआरएल होता क्या है? यूआरएल एक एक्चुअल में एड्रेस है। क्या होता है ये? एड्रेस होता है, वेब एड्रेस। ठीक है ना, जैसे घरों का पता होता है ना, जैसे घरों का एड्रेस होता है कि हाँ जी, अगर आपको एड्रेस पता लग गया तो आप उस घर पे जा सकते हैं, वैसे ही यूआरएल क्या होता है? वेब एड्रेस होता है। जब पता लग गया कि ये जो फाइल है इस कंप्यूटर में है, तभी तो वो आपको बताएगा ना। ठीक है, तो यूआरएल क्या होता है एक्चुअल में? ये इसमें क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी फाइल किस कंप्यूटर में है, और ये एड्रेस बताता है एक तरीके से। ये क्या बताता है? वेब एड्रेस बताता है कि ये फाइल जी इस कंप्यूटर में है, और यहाँ पे एक एड्रेस बता देता है कि यहाँ पे होगा। समझ गया ना? तो ये आपने याद रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ए पार्ट इज द राइट आंसर। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, याद रखना किसने बनाया था? टिम बर्नर ली ने बनाया था। कब बनाया था? 1991 में बनाया था। और यूआरएल क्या करता है? एक इसमें प्रोटोकॉल होता है जो वेब एड्रेस को डिटरमाइन करता है। ठीक है, कि कौन सी फाइल किस कंप्यूटर में है पूरे इंटरनेट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सीसी। हाँ जी, सीसी किस में? ईमेल में। जब भी आप किसी को ईमेल लिखते हो, मुझे बताओ, कुछ इस तरीके से लिखा होता है ना, पहले टू लिखा होता है कि जिसको आप भेज रहे हो, उसके बाद सीसी लिखा होता है, फिर बीसीसी लिखा होता है ना, फिर इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर लिखा होता है कि आपने क्या सेंड करना है मैसेज। टू जिसको आप भेज रहे हो, सीसी का मतलब हो गया कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी किसकी? रिसिप्टेंट की, जिसको आप ईमेल भेज रहे हो। और बीसीसी का मतलब क्या हो गया? बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कि सीसी क्या हो गया? कार्बन कॉपी। बीसीसी क्या हो गया? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या आएगा? ए पार्ट कार्बन कॉपी। अब आपने ये खुद देखना है कि ईमेल सबसे पहले कब भेजा गया था, किसने भेजा था। थोड़ा ये भी खुद स्टडी करो। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज बढ़े और आपको पता लगे कि किसने भेजा था। 79 क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस। बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या ये कोई हार्डवेयर है? ना जी ना, ये तो सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके बाद अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क ना, एक कंप्यूटर एक्सेसरी नहीं जी नहीं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिज़ाइन टू डैमेज एंड इन्फेक्ट कंप्यूटर्स। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। इन्फेक्ट कंप्यूटर्स को करेगा या उनको डैमेज करेगा। कई बार आपका जब पता ना आपको, जब कंप्यूटर में वायरस आया था, अपने आप स्विच ऑफ हो रहा है, अपने आप स्विच ऑन हो रहा है, कभी कोई फाइल खुल रही है, कभी कोई फाइल आपने ओपन की वो गायब ही होगी, वो मिली नहीं दोबारा। ठीक है, तो इसका मतलब, और कंप्यूटर वायरस क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटेंशनली बनाया गया है किसी के भी कंप्यूटर में, मतलब जिसके भी कंप्यूटर में आप डालोगे वो कंप्यूटर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले कंप्यूटर वायरस कौन सा बना था? दैट इज़ क्रीपर, आई थिंक। जितना मुझे याद है क्रीपर बना था ओहो, क्रीपर बना था 1971 में। ठीक है, कंप्यूटर वायरस कौन सा बना था? क्रीपर। ठीक है, तो 1971 में। अब देख लेना, वैसे इसका मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्रीपर ही है या कोई, वैसे क्रीपर ही है, 1971 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस कैसे स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है? क्या फिजिकली कांटेक्ट, क्या आप कंप्यूटर के पास कोई ऐसी चीज़ रखो, बिल्कुल साथ में कोई ऐसी चीज़ रख लो जिससे कि उसमें वायरस फैल जाएगा? ये ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता। थ्रू वायरलेस नेटवर्क ओनली? नहीं जी नहीं। क्या सिर्फ वायरलेस नेटवर्क से होगा? नहीं। कई बार आप पेन ड्राइव लगाते हो,
पेन ड्राइव में भी कई बार वायरस होता है। पेन ड्राइव लगा ही नहीं आपने कंप्यूटर में, तो वो तो फिजिकल कॉन्टैक्ट से ही हो गया ना, तो वो भी नहीं है। ठीक है, तो वायरलेस से भी होता है, वायरलेस हो गया इंटरनेट, और आपकी पेन ड्राइव में भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, तो वो तो फिजिकल कॉन्टैक्ट हो गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बाय ओवर हीटिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर, आप कंप्यूटर को अगर आप गर्म करो, मतलब ओवर हीट करोगे, मतलब काम कर करके उसे अगर ओवर हीट कर दोगे तो क्या तब वायरस आता है? ये तो हो ही नहीं सकता। तो सही आंसर क्या है? बी। याद रखना, इसका सबसे बड़ा जो सोर्स होता है एक ईमेल अटैचमेंट्स। ठीक है, आपको कोई भी ईमेल आ जाता है, आप उसको खोल लेते हो, क्या पता उसमें वायरस हो और वो वायरस आपके कंप्यूटर में फैल जाए। डाउनलोड्स, आप इंटरनेट से कुछ भी अगर ऐसा जो ऑथेंटिक सोर्स नहीं होगा, अगर वहाँ से आप डाउनलोड करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं उससे वायरस आने में। आपने सुना होगा कि हमेशा जो भी आपने डाउनलोड करना है वो गूगल प्ले स्टोर से करना होता है, कोई भी अगर आपने एप्लीकेशन करनी है। अगर एप्लीकेशन आप थर्ड पार्टी से करोगे या कहीं गूगल से किसी भी लिंक से करोगे तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाए, है ना। इसलिए गूगल प्ले स्टोर क्यों हम यूज़ करते हैं कि ताकि हमें पता कि ये ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, यहाँ से आपका जो वायरस आने के चांसेस कम है। बट अगर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप यूज़ करोगे जो गूगल प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड नहीं की है, फिर तो वायरस आएगा ही आएगा। इन्फेक्टेड फाइल्स जिसमें पहले से वायरस हो, वो अगर आपको कोई भेज दे या आप डाउनलोड कर लो तो वहाँ से भी आपको क्या आ सकता है? वायरस आ सकता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर वायरस। वायरस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आए हैं ये। ठीक है, कंप्यूटर वायरस का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है? देखते हैं। स्टीलिंग पर्सनल डाटा, बिल्कुल सही है जी। कई बार आपकी पिक्स हो गई या कुछ भी हो गया, कुछ भी डाटा लीक हो सकता है। आपका बैंक अकाउंट हो गया, ठीक है, बैंक अकाउंट हो गया या कुछ भी लीक हो सकता है, क्या पता। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। स्लोइंग डाउन सिस्टम परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही है जी। जब वायरस आ जाए, चाहे मोबाइल में आ जाए या कंप्यूटर में आ जाए, तो वो उसके परफॉर्मेंस को क्या कर देता है? स्लो कर देता है। ठीक है, तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। डिलीटिंग एंड करप्टिंग, डी पार्ट क्या है? डिलीटिंग एंड करप्टिंग फाइल्स, बिल्कुल ठीक है। आपकी फ़ाइल या तो करप्ट हो जाएगी, खुलेगी नहीं फाइल, या तो वो डिलीट ही हो जाएगी अपने आप, है ना, ऐसे ही होता है। या तो वो करप्ट हो जाएगी, खुलेगी नहीं फाइल दोबारा, ठीक है, या उसका आपको लोकेशन ही नहीं पता लगेगी कि कहाँ पे आपने वो फाइल रखी हुई है। कई बार आपने भी देखा होगा, खासकर मोबाइल में, कई बार मेरे मोबाइल में भी ऐसा हुआ है कि कोई भी फाइल होगी ना या कोई भी पिक होगी, उसकी दो दो तीन तीन कॉपीज बन जाती हैं अपने आप ही। तो वो क्या है? वो भी उसमें क्या मतलब वायरस है। ठीक है, और इसका डी पार्ट भी इसका ऑब्जेक्टिव है, तो इसका सही आंसर क्या है? सी पार्ट। स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ऑनलाइन सिक्योरिटी, क्या ये हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता इसका ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर वायरस का, तो ये इसका कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय सिमेंटिक। अच्छा, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस क्या होता है? जो वायरस से लड़े, जो वायरस को अपोज करे। डेवलप्ड बाय सिमेंटिक ऑर्गेनाइजेशन, इसका सही आंसर है नॉर्टन। सही आंसर क्या है इसका? नॉर्टन। ठीक है, पूरा पूरा हम क्या कहते हैं? नॉर्टन 360, ऐसे ही है ना इसका पूरा नाम, नॉर्टन 360। ठीक है, तो सिमेंटिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो एंटीवायरस बनाया उसका नाम क्या है? नॉर्टन एंटीवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर इन एंटीवायरस इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, ये पूरा लिखा नहीं गया है, एक सेकंड, अगेंस्ट मलिशियस वेबसाइट एंड ऑनलाइन थ्रेट्स। एंटीवायरस का कौन सा ऐसा फीचर है जो मलिशियस वेबसाइट, मतलब उन वेबसाइट्स जिनमें पहले से, अगर आप उस वेबसाइट को खोलोगे तो उसमें पहले से क्या हो?
पहले से वायरस हो या ऑनलाइन थ्रेट्स, तो उसका सही आंसर आएगा एंटी फिशिंग। क्या आंसर आएगा इसका? एंटी फिशिंग। ठीक है, एंटीवायरस का वो फीचर जो प्रोटेक्ट करता है आपके कंप्यूटर को मालिशियस वेबसाइट्स या ऑनलाइन थ्रेट से, उसको हम क्या कहते हैं? एंटी फिशिंग। कई बार आपको पता ना, मोबाइल में या खासकर मोबाइल में जब भी आप कोई ऐसा वैसा लिंक खोलते हो, वहाँ पे पहले ही आ जाता है कि इस लिंक में क्या है, इस लिंक में वायरस हो सकता है। ठीक है, और आपके मोबाइल या कंप्यूटर में वायरस फैल सकता है, तो इस लिंक को आप ना खोलें। तो वही फीचर क्या है? एंटी फिशिंग है। या कंप्यूटर में भी कई बार ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? एंटी फिशिंग। सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो सकता, पेरेंटल कंट्रोल नहीं हो सकता, फायरवॉल भी नहीं हो सकता। बट फायरवॉल है क्या, ये पता होना चाहिए। फायरवॉल क्या करता है? ये इनकमिंग और आउटगोइंग जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है, उसको मॉनिटर करता है। उसको क्या करता है? मॉनिटर करता है। कहने का मतलब है, ये एक तरीके का फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक तरीके का चौकीदार है। ये क्या कर रहा है? चौकीदार है। फायरवॉल क्या एक तरीके का चौकीदार है, जो देख रहा है कि कौन कौन के वो गेट पे खड़ा हुआ है, कि क्या क्या आ रहा है, क्या क्या जा रहा है, वो उसको क्या कर रहा है? मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर में अपने फायरवॉल को कैसे याद रखना है? एक तरीके का चौकीदार है, जो इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को क्या कर रहा है? मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विच, एक तो पूरा नहीं आता यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट नीड अपडेट, जिसको अपडेट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा रोम, रीड ऑनली मेमोरी। रोम क्या है? रीड ऑनली मेमोरी। ये क्या है? प्राइमरी मेमोरी। याद है ना, ये क्या है? प्राइमरी मेमोरी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, फ्लैश मेमोरी क्या होती है जी? आंसर तो उसका बी है, बट फ्लैश मेमोरी क्या हुई है? फ्लैश मेमोरी होती है नॉन वोलाटाइल रीराइटेबल मेमोरी। ठीक है, ये आपके मोबाइल फ़ोन्स में होती है, आपके उसमें होती है, क्या कहते हैं उसे, मोबाइल में होती है, कैमरा में होती है, या इसमें होती है आपके, वो क्या कहते हैं उसे, कौन सा कार्ड होता है वो मुझे याद नहीं आ रहा, जो फ़ोन में डालते हैं, है ना, तो माइक्रो एसडी कार्ड उसमें होती है। ठीक है, क्या होता है नॉन वोलेटाइल? जब पावर ऑफ भी हो जाए, कंप्यूटर बंद भी हो जाए, मोबाइल बंद भी हो जाए, फिर भी डाटा मिटे ना, डाटा ख़त्म ना हो। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल रीराइटेबल। आप उसमें डिलीट भी करते रहते हैं, फिर उसमें इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, फिर फाइल्स डिलीट करते हैं, फिर डाउनलोड या फिर उसमें भेजते हैं। तो बार बार आप उसमें डिलीट कर रहे हैं, बार बार आप उसमें फाइल्स भेज रहे हैं, तो वो रीराइटेबल हुआ ना, है ना। मोबाइल में आप क्या करते हैं? मोबाइल में माइक्रो एसडी कार्ड में कई बार आप क्या करते हैं? फाइल्स को क्या करते हैं? ओहो, फाइल्स को क्या करते हैं? डिलीट। और फिर उसमें क्या करते हैं? और फाइल्स एंटर करते हैं, है ना। और फाइल्स एंटर करते हैं, फिर डिलीट करते हैं, फिर एंटर करते हैं। और आपने कभी देखा है कि आपके मोबाइल का डाटा उड़ गया जब आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया? वैसा तो नहीं है। या कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया? वैसा तो नहीं है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? नॉन वोलाटाइल रीराइटेबल मेमोरी। और फ्लैश में, मतलब ये फ्लैश मेमोरी के बारे में मैं बोल रहा था। बट कौन सा स्टोरिंग सॉफ्ट, मतलब जिसको अपडेट्स नहीं चाहिए होते, उसका आंसर सही क्या है? रोम। ठीक है, कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको, जो स्टोर करती है सॉफ्टवेयर्स को, और उसको नहीं चाहिए होते अपडेट्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको अपडेट्स में, वो क्या होती है? रोम। ठीक है, ये दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपकी प्रैक्टिस भी इससे होती रहेगी, और बाकी ऑप्शंस के बारे में भी आपको पता रखते रहेगा। चलिए जी, द टर्म फ्लॉस क्या है जी? फ्लॉस 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 बताइए। द टर्म फ्लॉस इज एसोसिएटेड विद, क्या हो सकता है? द टर्म फ्लॉस इज एसोसिएटेड विद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर क्या हो गया? प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर हो गया क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड ओपन नहीं है।
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसका सोर्स कोड अवेलेबल है, अवेलेबल होता है और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये जो फ्लॉस जो टर्म है, ये किसके साथ एसोसिएटेड की जाती है, किसके साथ लगाई जाती है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। और फ्लॉस का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। फ्लॉस का फुल फॉर्म क्या है? फ्री लिबरल एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये इसका फुल फॉर्म है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या? फ्री लिबरे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और फ्लॉस को कई बार हम फॉस भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? कई बार फॉस भी कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या है? वही फ्री लिबरे हटा दिया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, समझ आ गया। और इसका सही आंसर क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और इसका सोर्स कोड क्या होता है? फ्रीली अवेलेबल होता है, जिसको आप जैसे मर्जी चेंज कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है? डीसी व्हील प्रिंटर इज विच टाइप ऑफ प्रिंटर? इज इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। लेज़र क्या है? लेज़र आई थिंक नॉन इम्पैक्ट है। लेज़र क्या है? लेज़र नॉन इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट क्या होता है? जिसमें पेपर के साथ कोई चीज़ टच हो, प्रिंटिंग जो मशीनरी है वो टच हो तो उसी को आप क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। और डेजिबल प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेज़र क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ी वीडियो बड़ी बन जाएगी, चलिए देखते हैं। अच्छा जी, विच ऑफ द फ्लोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? क्लाउड स्टोरेज क्या होता है पता ही है आपको? जो वो स्टोरेज जो आपके मोबाइल में नहीं होगी, वो स्टोरेज जो मोबाइल के बाहर होगी, आप उसे एक तरीके से ऑनलाइन, मतलब आप उसे स्टोर करते हैं। अब ये समझ लो, ऑनलाइन स्टोरेज या ऑनलाइन आप उसे स्टोर करते हैं। आई क्लाउड आईफोन की है, गूगल ड्राइव आपको पता ही है गूगल की है, एंड्रॉयड की। गूगल ड्राइव क्या होता है? सुना ना आपको कई बार। गूगल ड्राइव क्या है? आप अपना फ़ोन खोलिए, उसमें गूगल ड्राइव मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपको? उसका साइन कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा, इस टाइप का साइन होता है। उसमें 15 GB तक आप स्टोर कर सकते हैं। एक सेकेंड, गूगल ड्राइव में क्या करते हैं आप? 15 GB तक स्टोर कर सकते हैं, है ना। 15 GB तक स्टोर कर सकते हैं। तो वो 15 GB आपके मोबाइल में तो ना स्टोर हो रहा है, वो तो ऑनलाइन स्टोर हो रहा है ना। वो क्या स्टोर हो रहा है? वो मोबाइल के बाहर स्टोर हो रहा है, तो वो गूगल ड्राइव हो गया। फ्लॉपी ड्राइव भी इसका आंसर नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या है? वन ड्राइव। माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड स्टोरेज सर्विस है उसका नाम क्या है? वन ड्राइव, याद रखना, वन ड्राइव इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जितना मुझे याद है ये आया था आपके अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में। इन IT Act 2000 विच सेक्शन डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ साइबर टेररिज्म? साइबर टेररिज्म की अगर कोई करता है तो उसमें पनिशमेंट के तौर पे कौन सी सेक्शन डील करती है? इसका सही आंसर आएगा 66F, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिजिटल सिग्नेचर सर्विस डेट हैज़ बिन लॉन्च्ड ऑन आधार प्लेटफॉर्म, कौन सी है वो? डीजी साइन डेस्क नहीं, ई साइन, ये एक्चुअल में ओनली ई साइन है, ना कि डबल ई साइन है। ई साइन डेस्क इसका सही आंसर है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ई साइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक साइन, इलेक्ट्रॉनिक साइन डेस्क, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर सर्विस डेट हैज बीन लॉन्च्ड ऑन आधार प्लेटफॉर्म इज ई साइन डेस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन ही नहीं है। व्हाट डज स्मार्ट गवर्नेंस इन्वॉल्व? स्मार्ट गवर्नेंस में क्या इन्वॉल्व होता है? मेकिंग गवर्नेंस प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं। क्या स्मार्ट गवर्नेंस का मतलब हो गया आप टेक्नोलॉजी को
टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट के जो काम होते हैं उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी से गवर्नमेंट के काम क्या होंगे, कॉम्प्लिकेटेड होंगे या आसान होंगे? आई थिंक आसान होंगे, तो ये नहीं हो सकता, है ना। इंटीग्रेटेड आईटी टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी एंड डिसीजन मेकिंग, दिस इज द राइट आंसर। बी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी, जो भी आप सर्विस गवर्नमेंट देगी तो उसको सर्विस को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, ज़्यादा तेज़ी से काम होगा, ज़्यादा जल्दी काम होगा, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग भी लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन? ये भी कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, आंसर लिख देते हैं बाइट, बट इसका आंसर बाइट नहीं, इसका आंसर बिट है। इसका आंसर क्या है? बिट, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि बिट का मतलब, बिट कैसे होता है, किसे वो किया जाता है, 0 और 1 से इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि 8 बिट का 1 बाइट होता है। 8 बिट से क्या बनता है? 1 बाइट बनता है, या 2 निबल, या 2 निबल। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि 1 निबल इज 4 बिट्स। ये कुछ बातें आपने याद रखनी है। 8 बिट इजकल टू 1 बाइट, या 2 निबल्स, या 1 निबल इजकल टू 4 बाइट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? बिट। इंफॉर्मेशन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा यूनिट क्या है इंफॉर्मेशन का? दैट इज बिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोग्राम्स एनेबल्स यू टू कैलकुलेट नंबर्स टू रोज एंड कॉलम्स? आसान क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा इसका? स्प्रेडशीट प्रोग्राम, जिसको आप क्या कहते हैं, MS एक्सेल भी कहते हैं, है ना। MS एक्सेल भी कहते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, उसी में रोज एंड कॉलम्स आते हैं ना। कैलकुलेट आप नंबर्स करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं आप ऊपर फॉर्मूला बार में, याद होगा आपको। दैट इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम, जिसको आप MS एक्सेल भी कहते हैं, और इसमें आपके रोज एंड कॉलम इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम एक्ट एज इंटरमीडिएटरी बिटवीन अ यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर? यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में कौन पुल का काम करता है? कौन पुल का काम करता है? दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। या जिसको आप सिस्टम, ये आंसर गलत, ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आपसे कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये क्या करता है? यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक पुल का काम करता है, ताकि यूज़र की बात कंप्यूटर को समझ आए और कंप्यूटर की बात यूज़र को समझ आए, ठीक है। क्या नाम है कि इसका होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी कौन से यूज़ होते हैं? विंडोज़ से यूज़ होते हैं, ठीक है। और अभी कौन सी लेटेस्ट विंडो चल रही है? आप करो, सर्च करो कौन सी लेटेस्ट विंडो चल रही है अभी, ठीक है। अगला क्या है? व्हाट इज़ ई गवर्नेंस? याद रखना, जब भी ई साइन लिखा हो, या ई गवर्नेंस लिखा हो, या ई कॉमर्स लिखा हो, तो यहाँ पे इन सभी ईज का मतलब क्या होता है? सभी ईज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल या ये वो नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ना एफिशिएंट, ना एंगेजिंग, इसका आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसका अपने आंसर ये याद रखना है, ए पार्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ URL ऑफ एन ईमेल? abcmail.com @ का है, एरर तो नहीं है यहाँ पे, तो ये आंसर नहीं है। बी पार्ट abc@mail.com, दिस इज द राइट आंसर। कैपिटल ABC डैश फिर @mail.com, ये आंसर नहीं हो सकता। ये प्रोटोकॉल होती है,
ये HTTP क्या है, प्रोटोकॉल है, ठीक है। /abc.mail.com ये भी नहीं है। क्या ये .com से पहले कोई डॉट आता है कभी ईमेल में? नहीं आता, तो ये भी नहीं है। सही आंसर क्या है? बी पार्ट। सही आंसर क्या होगा? बी पार्ट इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, दैट इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये 1991 में हुआ था, शायद हमने 1-2 दिन पहले पढ़ा हुआ, ठीक है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका सोर्स कोड क्या होता है? अवेलेबल होता है फ्री में, ठीक है। ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आसान है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Word, Microsoft Word 2016 इज DO डॉक्यूमेंट X? ये L नहीं है, ये गलती से L यहाँ पे ऑप्शन में आ गया। इसका सही आंसर क्या है? डॉक्यूमेंट X इज द राइट आंसर। DOC भी है, बट ये 2016 का पूछ रहा है, तो उसका क्या आएगा? डॉक्यूमेंट X। DOC पहले लगता था, अब नहीं लगता। इसका सही फाइल एक्सटेंशन क्या आएगा? डॉक्यूमेंट X। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रो लिमिट? आप कितनी रो बना सकते हैं MS Excel में? इसकी कितनी लिमिट है? डैट इज 10,48,576। ये क्या है? रो लिमिट है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि कॉलम लिमिट क्या होती है MS Excel की, वो होती है 16,384, 16,384। दिस इज कॉलम लिमिट। कॉलम लिमिट भी ऑप्शन में दी हुई है, रो लिमिट भी ऑप्शन में दी हुई है। तो सबसे ज़्यादा आप रो बनाएंगे 10,48,576, और कॉलम लिमिट क्या है? 16,384, ठीक है। ये कॉलम लिमिट भी याद रखना, और ये रो लिमिट भी थोड़ा फिगर याद रखना आप, ठीक है। इन फिगर्स को आपने याद रखना है, बी पार्ट और सी पार्ट को, ठीक है, MS Excel में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन आधा अधूरा लिखा गया। विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड? न्यू स्लाइड का मतलब बात हो रही है PPT की, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, ठीक है। और न्यू स्लाइड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगर आपको डालनी हो, उसका सही ऑप्शन है Ctrl+M, ठीक है। PPT में आपका जब न्यू स्लाइड डालनी होगी, उसका आंसर क्या है? Ctrl+M। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब नया पेज आपने इंट्रोड्यूस करना हो, वो ऑप्शन क्या होता है? Ctrl+N, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपने याद रखना है। Ctrl+S तो सेव के लिए होता है, ठीक है। सो Ctrl+M क्या हुआ? PPT में जब न्यू स्लाइड आपने इंट्रोड्यूस करनी होगी, ऑप्शन क्या आएगा? Ctrl+M। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस? कौन सा जी एंटीवायरस है? बताओ। ट्रोजन हॉर्स? नहीं, ये एंटीवायरस नहीं है। ट्रोजन हॉर्स एक्चुअल में होता क्या है, ये भी पता होना चाहिए। देखते हैं ट्रोजन हॉर्स क्या है जी। ट्रोजन हॉर्स एक्चुअल में एक समझ लो, आप इस तरीके से समझ लो कि एक बड़ा शैतान सा बच्चा होता है, शैतान सा बच्चा होता है, जो खुद को ऐसे बताता है कि वो बड़ा शरीफ है, बट होता वो बड़ा नटखट होता है, बड़ा ही खतरनाक होता है, ठीक है। सेम चीज़ कंप्यूटर में है कि कंप्यूटर में क्या है कि कंप्यूटर में आपको कोई लिंक मिल जाए, या कोई हाइपर लिंक मिल जाए, या कोई आपको कोई लिंक भेज दे, आपको लगेगा ये तो बड़ा आसान सा लिंक है, ये तो बड़ा नॉर्मल सा लिंक है, इससे क्या होगा। बट जैसे ही आपने इस लिंक को क्लिक किया, आपका सारा का सारा डाटा उड़ जाएगा, ठीक है। तो बताया उसने कि बड़ा शरीफ सा है, कि इससे तो कुछ भी नहीं होगा। वो लिंक अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है उससे? होता यह है कि आपका सारा का सारा डाटा उड़ जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। तो ये एंटीवायरस नहीं है। वॉरम, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये भी वायरस ही है, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, तो ये भी वायरस है। मैक्रो वायरस तो खुद ही वायरस है। इसका
सही आंसर है, डी पार्ट दिख नहीं रहा बट सही इसका डी ही है। डी लिख जितना मुझे दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, नॉर्टन 360 इज़ दी एंटीवायरस। ठीक है, तो आज के लिए हमारा कंप्यूटर जो भी हमने PYQ से स्टार्ट की थी वो ख़त्म हो गई है। अब मैंने जो आपका 2016 या 17 में जो पेपर आया था उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। ठीक है, और वो बड़ा ही आपका काम का पेपर होगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो पुराने पेपर्स भी देखता है, उस स्पेसिफिक एग्ज़ाम के जो पुराने पेपर्स आए होते हैं। ठीक है, वो भी आप एक बार देख के जाना, और वो आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा। एक समझ लो पुराना पेपर जो होता है ना किसी भी एग्ज़ाम का, वो आपके लिए एक रामबाण का काम करेगा, वो आपकी मदद करेगा ही करेगा, चाहे जैसे भी वो आपके काम आए, बट काम आएगा ज़रूर। ठीक है, तो वो पेपर भी हम आज ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।